लास्ट टाइम हम हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देख रहे थे, इंस्टीट्यूशंस का, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, ये हो सबको समझ में आ गया? रिपीट करना है इसमें से? सो ऑफिस मेमोरेंडम देख रहे थे हम, मेमो भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। वो एक टिपिकल सा लेटर होता है जिससे स्टार्टिंग होती है, किसी भी हमें काम कराना है तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एक दूसरे को लेटर्स भेजते हैं। जैसे जो लेटर हमने देखा था वो था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाने के लिए, और उसको हेड किया था बीपी मंडल ने, वेरी फेमस कमीशन, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके बेसिस पे ओबीसीज को रिजर्वेशन मिला था। और उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी, कुछ रिकमेंडेशन करी थी 27%। बाद में जो गवर्नमेंट थी उसने 1993 में रिजर्वेशन दिया, ऑब्वियसली थोड़ी पॉलिटिक्स। और लोकसभा के इलेक्शन जब 1989 में हुए, पॉलिटिक्स क्या थी? 1989 में जब इलेक्शन हुए थे, जनता दल होती थी, जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है फॉर एग्जाम्पल, जब तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कुछ पोस्टर्स आते हैं कि इजी बिग बाजार में सेल चल रही है, या अमेजोन के फर्स्ट पेज पे ऐड आता है कि अमेजोन बिग बिलियन डेज आ गए हैं, अभी सेल हो रही है। वो लोग दिखाते हैं कि क्या क्या सेल में हो रहा है ताकि तुम लोग अमेजोन पे जाओ, बाय करो। तो ऐसे ही इलेक्शन पार्टीज इलेक्शन से पहले खुद का एक मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं। इसको अभी तो बहुत सारे नेम बनाने लग गए। वो जो भी मैनिफेस्टो होते हैं वो प्रॉमिस करता है कुछ चीजें कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, बड़े बड़े जो वादे होते हैं वो ऐसे लिख के दे देते हैं। सो जनता दल की गवर्नमेंट ने इसको लिख के दिया, ये सब चीजें हमें चाहिए। ये दिव्यांश क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। यहाँ पे जनता दल की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे, क्यों लिखा? बिकॉज ताकि जो ओबीसी हैं वो उनको वोट दें। तो हुआ ये कि वो उनका इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन हो जाने के बाद में जब गवर्नमेंट आई तो वीपी सिंह बने प्राइम मिनिस्टर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इसको मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। दो वर्ड है, आई होप हिंदी में थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होगा। एक मिनट। उसमें तब दो टाइम की राजनीति होती थी। इस टाइम पे दो टाइप की राजनीति होती थी। वन राजनीति वाज मंडल, मंडल की राजनीति। मंडलाइजेशन मतलब ओबीसी को रिजर्वेशन देना है, तो ऑब्वियसली अपर क्लास वाली जो पार्टी, जो उनका कोर बैंक है, वो अगेंस्ट थे। ये वीपी सिंह वाली जो पार्टी थी ये प्रो थी। दूसरी पार्टी, दूसरी पॉलिटिक्स होती है कमंडल। व्हाट इज कमंडल, पता है किसी को? कमंडल क्या होता है? शेप दिखा देता हूँ साइड। सर जो ब्राह्मण होता है वो उसके साथ वो लोटे के साथ घूमता रहता है। लोटे को, ये जो लोटा होता है ना, इसको बोलते हैं कमंडल, इसमें वो भिक्षा लेते हैं। तो दो टाइप की पॉलिटिक्स होगी। मंडल वाली पॉलिटिक्स तो होगी ओबीसी रिजर्वेशन पे, कमंडल वाली पॉलिटिक्स किस पे होगी? राम मंदिर पे। दो टाइप की पॉलिटिक्स चल रही थी 1990s में। अगर किसी को आइडिया भी हो तो ये कौन कर रहा था? दैट वाज डन बाय लाल कृष्ण आडवाणी और उनकी ये रथ यात्रा पूरे इंडिया में। तो दिस वाज द पॉलिटिक्स दैट वाज गोइंग ऑन। इसको बोलते हैं मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ओबीसी रिजर्वेशन वाला। ठीक है। कास्ट हमने देखा था, ऐसा कोई नई चीज नहीं है कि कास्ट बहुत पहले टाइम यूज हो रही। कास्ट इंडिया की पॉलिटिक्स में हमेशा से यूज होती आई है और हमेशा से यूज होगी, बिकॉज कास्ट जो है हमारे सोसाइटी की रियलिटी। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी प्रोसेस कैसे शुरू होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, जब पहली बार गवर्नमेंट बनती है ना,
तो एक इनॉग्रल सेशन होता है दोनों हाउसेस का, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं उसको। अच्छा, प्रेसिडेंट बोलते हैं तो स्पीच खुद के मन से लिखते हैं नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं। अब इस चैप्टर के बाद में तुम प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट करना कम कर दोगे, बट करनी है। लेकिन प्रेसिडेंट खुद का स्पीच भी नहीं बोल सकते, ना गवर्नर बोल सकते हैं। उनका स्पीच भी कैबिनेट लिख के देती है, सिटिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो किस चीज पे बोलेंगे, और बहुत रेयरली वो उस चीज से चेंज भी करते हैं तो कंट्रोवर्सी होती है, न्यूज़पेपर्स में आता है कि उन्होंने नहीं बोला। कन्वेंशन है, कोई फिक्स रूल नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको अरेस्ट कर लेंगे, बट कन्वेंशन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना जो एड्रेस होता है वो मिनिस्टर्स, कैबिनेट, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसकी बातें बोलते हैं। और अगर किसी ने स्पीच को सुना होगा तो प्रेसिडेंट ऐसे बोलते हैं कि मेरी सरकार, माय गवर्नमेंट विल डू दिस, माय गवर्नमेंट विल डू दिस, बिकॉज वही चीज है, स्पीच जो है उनका लिखा होता है। तो प्रेसिडेंट ने पहले एड्रेस के अंदर ये बोल दिया कि अभी जनता दल की जो गवर्नमेंट है ये ओबीसी, मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। तो फिर मैंने बताया था कैबिनेट लास्ट टाइम पे एक छोटा पार्ट होता है, सारे मिनिस्टर्स, इंपोर्टेंट मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम रिकमेंडेशंस को मानेंगे। वीपी सिंह ने नेक्स्ट डे पार्लियामेंट में जाके बोल दिया कि हम जो है ये लाने वाले हैं। सो आप लाने वाले हो तो ऐसा तो है नहीं कि मिनिस्टर्स कुछ भी लिख के भेज देंगे। उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए हमें, जिनको पता हो लॉ के बारे में, जो लिखेंगे कैसे करेंगे, कैसे लेके आएंगे, कितना परसेंट देंगे, तो उसको भी डिसाइड करेंगे। एक डीओपीटी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो पेंशन वाला डिपार्टमेंट भी होता है, डीओपीटी। यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वो भी ये लोग कराते हैं। तो इन लोगों के पास में ये ऑर्डर गया, इसके जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने ऑर्डर बनाया, ऑर्डर बना के पूरा प्रपोजल बना दिया, फिर वो कैबिनेट को भेज देते हैं कि सर आपने जो डिमांड करी थी कि रिजर्वेशन बनाना था वो हमने ऐसे बना दिया, कैबिनेट को भेज दिया। कैबिनेट को भेज दिया तो इसको फिर तो डीओपीटी जिस मिनिस्टर के अंडर होती है, ठीक है, वो मिनिस्टर फिर वो अपना उसका बिल बन जाता है, उसके ऑफिसरों ने बना दिया। उसके ऑफिसर्स के बनाने के बाद में तो वो साइन होते हैं, तो जो नंबर हमने देखा था, ये नंबर तब लग जाता है उसमें, साइन हो जाने के बाद में कैबिनेट के साइन हो गए। और कुछ मंथ तक ये जो डिबेट था बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा राइट्स भी हुए थे इसमें। ऑब्वियसली उस टाइम पे रिजर्वेशन नहीं था, तो अपर कास्ट के जो भी लोग थे, जो यूथ था स्पेशली, वो इसके अगेंस्ट थे कि ये गलत हो रहा है, इसको नहीं होना देना चाहिए। बहुत ज्यादा वायलेंस हुई, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए, कि फिर ओबीसी वाले यूथ ने भी प्रोटेस्ट किया कि नहीं, तो हम तो चाहते हैं। सो जॉब रिजर्वेशन ऑब्वियसली थोड़ा बर्निंग इशू होता है इंडिया के अंदर, ये सब चीजें हुई वहां पे। और कुछ लोगों को ये भी लगा कि हम हमारी जॉब चली जाएंगी, कुछ लोगों को ये लगा कि नहीं हमें मिलना चाहिए, हमारे पास है ही नहीं। सो ये अमूल ने उस टाइम पे, अमूल हमेशा ऐड करता है अपनी बहुत करंट अफेयर्स पे, अमूल की ऐड आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले आती है, बाकी न्यूज़पेपर्स में भी आती है, फेसबुक पेज पे भी आती है। ये जो है ना, ये सबसे पहले ऐड करता है उस टॉपिक को, सबसे पहले लोग उठाते हैं, इनका सबसे बेस्ट एड मेकर्स होते हैं। तो अमूल ने क्या ऐड किया कि आपको जॉब्स के लिए तो कोटा चाहिए, बट अमूल के लिए आपको कोटा नहीं चाहिए, नो नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, आप खा सकते हो, एंड वी आर रिजर्व्ड फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर क्लासेस। देखा, ओबीसी को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, अपना खुद का बना लिया, आउटस्टैंडिंग बटर क्लास। लोग ऐसे करते हैं। सो जब भी डिस्प्यूट होता है ना किसी भी चीज में गवर्नमेंट में, तो कौन बीच में आता है? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखो दो चीजें हैं, मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया होगा, इंडिया के अंदर आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होगी उसके अंदर किसी के ऊपर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर फिर क्लॉज है 1, 2 एंड 3, वो बोल देते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चीजें करके एक्सेप्शन बना सकती है, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जब भी वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो, और अगर आपके पास बहुत स्पेशल केस है, अर्जेंट हियरिंग चाहिए, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। जूही चावला भी गई थी ना सुप्रीम कोर्ट में, ये फंडामेंटल राइट का इशू बना के जाते हैं। वैसे अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई मर्डर केस है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो अलाउड नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर फिर सेशन कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
और फिर उसके बाद में फिर वहां पे अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट से अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट में आओगे। ठीक है, वो एक प्रॉपर तरीका है, बट इसमें आप डायरेक्ट जा सकते हो क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। फंडामेंटल बहुत बड़ी चीज होती है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को बंद कर दिया। और बंद कर दिया तो केस का नाम बताया इंदिरा साहनी एंड अदर्स, मतलब मेन जो लिटिगेंट है उनका नाम इंदिरा साहनी अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस कर रहे हैं। क्यों? तो यूनियन ने ही तो पास किया ये मेमो में रिजर्वेशन। तो इंदिरा साहनी एक एडवोकेट, उसके साथ में ये सारे लोग एंड अदर्स में सबको क्लब कर दिया। ठीक है, फिर एक बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बोलते हैं कितने जज उसको सुनेंगे, तो 11 जज ने सुना उसको। मोस्टली वो जो बेंच होती है वो 2 या 3 जज की बेंच होती है, मैक्सिमम इतने की होती है नॉर्मल केसेस में। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि आपकी जो केस है वो 2 जज ने सुना या 3 जज ने सुना, चाहे हाई कोर्ट में भी, आप ये भी बोल सकते हो कि फिर मुझे ज्यादा बड़ी बेंच में बोलना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ज्यादा बड़ी बेंच सुने मेरा केस, फिर 5 भी हो सकते हैं। उन्होंने पहले एंटिसिपेट कर लिया बहुत सारे, अगर हम ऐसे कम जज वाली बेंच बनाएंगे तो ये लोग फिर से करेंगे, तो इन्होंने 11 जज की बेंच बना दी जो काफी ज्यादा थी। अभी आर्टिकल 19 का राइट टू प्राइवेसी का केस हुआ था, उसमें भी बहुत सारे जज थे। सो ये जज कैसे डिसाइड करते हैं इसमें, फिर ये देखना ओड नंबर लिया है, ओड नंबर भी जानबूझ के लिया बिकॉज जब वोटिंग होगी 11 जज वोट करेंगे कि मेरे हिसाब से क्या है। ऐसा नहीं वापस हम बैठ के डिसाइड करेंगे, अपना अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं वो, और 11 है तो ऑब्वियसली मेजोरिटी तो आएगी। सो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इन इश्यूज को बोल दिया कि यस ये सब सही है बाय मेजोरिटी, क्योंकि 11 लोग थे। तो लेकिन इंदिरा साहनी वाला जो केस है बहुत कुछ चीजें चेंज कर दिया। रिजर्वेशन तो है लेकिन इसने रिजर्वेशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी किए। अभी हम देखेंगे कौन कौन से मॉडिफिकेशन थे। पहला मॉडिफिकेशन तो ये कहा उसने क्रीमी लेयर। इसमें शायद ये नहीं, इसमें गिवन नहीं है क्रीमी लेयर के बारे में, बट क्रीम क्या होती है ना, तुमने देखा होगा व्हेन यू ड्रिंक मिल्क, तो टॉप लेयर पे मिल्क आ जाती है। और दूध की जो कीमत होती है ना, मिल्क की कीमत, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स फैट कंटेंट। तो इन्होंने क्या बोला इंदिरा साहनी केस के बारे में कि तुम में से किसी के पास ओबीसी का अभी बन गया है किसी के पास सर्टिफिकेट? बनेगा ना सर्टिफिकेट, अगर मदर फादर का भी होगा तो देखना उसके अंदर एक चीज लिखी होगी दैट आई डू नॉट बिलोंग टू एनसीएल, नॉन क्रिमिनल। मतलब होता क्या है कि ये लोग ये बोलते हैं कि अगर ओबीसी को भी रिजर्वेशन देना है तो इसमें इनकम है, इनकम की लिमिट है, इससे ज्यादा इनकम वाले ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए, ताकि जो रिच ओबीसी है उनको ना मिले, पुअर ओबीसी को मिले। ठीक है, ये चीज इंदिरा साहनी केस के बाद में आ गई। बट क्या ये चीज SC ST में होती है? टीना दाबी का नाम सुना है किसी ने? Has anyone heard of टीना दाबी? टीना दाबी कौन थी? यूपीएससी टॉपर, आज से लगभग 4 या 5 साल पहले। ठीक है, यूपीएससी में AIR 1, अभी करंटली राजस्थान में पोस्टेड IAS। तो वो AIR 1 थी और उसको कोटा मिला था। ये कोटा में ऐसे अभी नहीं मैं किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा, जैसे हमने फॉर्म लो करने उस दिन कोटा भी मैं समझाऊंगा रिजर्वेशन कैसे मिलता है। बट इसको प्रीलिम्स में कोटा मिला था, और प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ठीक है, मार्क्स ऐड नहीं होते पेपर में, तो MCQ क्वेश्चन होता है। में इसको कोटा मिला था, मेन मार्क्स में, मेन में नहीं मिला था, मतलब एंट्री के लिए इस लोग उसको कोटा मिला था। बट इसके जो मदर फादर थे टीना दाबी के, दे आर बोथ ग्रुप ए ऑफिसर्स, काफी अच्छी सैलरी, काफी रिच थे। तो टीना दाबी को जो कोटा मिला वो अलाउड था, चाहे वो रिच भी क्यों ना हो, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में ये कोटा नहीं है। और फिजिकल हैंडीकैप का भी कोटा होता है ना,
इनके रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर वाला सिस्टम नहीं है, क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसीज में, ठीक है। तो ये था रिजर्वेशन का एक एंगल, इसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। इन द एंड जो दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट ने जब साइन कर दिया तो एक्ट बन जाता है। फिर भी उसके बाद में भी लोग जो है कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो एंड हो गया कोर्ट में, फिर भी आप बार बार जा सकते, तुम अभी भी केस कर सकते सर रिजर्वेशन जो है गलत है, बट कोर्ट तुमने एक्सपेक्ट क्या करेगा कि तुम कोर्ट का टाइम वेस्ट ना करो। जैसे जूही चावला वाले केस में क्या हुआ है, डिस्कस कर रहे थे ना 5G वाला केस जूही चावला ने जो फाइल किया था, इन द एंड क्या हुआ उस केस का? सर कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए उसको 20 लाख का लाख फाइन रुपीज, देना पड़ेगा। 20 लाख का फाइन लगा दिया जूही चावला पे, बिकॉज आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वो थोड़ा सा इसलिए भी लगाया कि उसने जो अपना कोर्ट का ऑनलाइन अगर जो हो रहा था, शायद जूम पे हो रहा था, उसने वो लीक किया, अपने फॉलोअर्स को बोला कि आ जाओ, तो जैसे क्लास में तुम लोग करते हो वहां पे भी किसी ने गाने बजा दिए, बजाए नहीं, शायद गा खुद ही गा रहा था वो, तो जजेस को वो भी अच्छा नहीं लगा, दे टर्म्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होने क्यों चाहिए? बहुत सारे काम है, सारे काम जो है पब्लिक लेवल पे, एक लार्ज लेवल पे करने के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए। किस चीज के लिए? सिक्योरिटी के लिए चाहिए, लोगों को सिक्योरिटी देनी है, एजुकेशन देना है, हेल्थ, टैक्स को कलेक्ट करना है, फिर उसी कलेक्शन को स्पेंड भी करना है, डिफेंस भी करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, प्लान बनाने भी हैं, वेलफेयर स्कीम करना है। वेलफेयर किनका करना है? जो लोग एबल्ड नहीं है उनका वेलफेयर करना है। ये सारे डिसीजन, ये सारे काम कौन करेगा? दैट आर डन बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। और अगर कुछ सही सही या गलत डिसाइड करना है, जैसे जुडिशरी करती है, तो ये भी कौन करेगा? ये भी हमारे पास में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस करेंगे। इंस्टीट्यूशंस किसकी सिंबलाइज करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीज जो होते हैं वो थ्योरी है, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी इज अ थ्योरी, उसका जो प्रैक्टिकल जो है ना, दैट इज द इंस्टीट्यूशन। जैसे हम लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हैं, तो इंस्टीट्यूट जो है वो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकल टर्म में कर रहे हैं। एंड इसको पावर किस कहाँ से मिली है? जैसे पूरा डेमोक्रेसी में मिलती है, ये मिलती है हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन से। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलती है, कुछ कन्वेंशन भी है, ऐसा रिटर्न में नहीं होता है कि मिलेगी मिलेगी। जैसे लोकसभा जब पहली बार आती है, हम एक प्रो टर्म स्पीकर बनाते हैं थोड़े टेम्पररी फेज के लिए, तो जो प्रो टर्म स्पीकर होता है ना, वो हमने एक कन्वेंशन बना रखा है कि सबसे जो सीनियर एमपी होगा, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, उसको बनाते हैं, बट वो रूल्स में नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ कन्वेंशन भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन कौन लेगा? कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, ये डिसाइड करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जैसे अगर तुम नोटिस कर रहे होंगे, जो कोविड के टाइम पे पीएम की जो मीटिंग्स होती हैं, वो ऐसे नहीं होता कि पीएम अकेले बैठे हैं या कोई और बैठा है, पूरा कैबिनेट बैठता है, पूरा कैबिनेट मिलकर डिसाइड करता है क्या करना है। ऐसे ही ये कौन होते हैं? ये होते हैं पीएम, और ये लोग, इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। शायद मैंने बताया भी, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन ये होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर में कौन आएंगे बताओ? जो लॉ बनाएंगे, लॉ कौन बना रहा है इंडिया में? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? इनको एग्जीक्यूट करने वाले में पीएम आएगा, पीएम के साथ में गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट, पीएम प्लस मिनिस्टर्स प्लस सारे सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट का मतलब सिर्फ आईएएस नहीं होता है, एक सिंपल सा क्लर्क भी है ना, सिविल सर्वेंट ही होता है। तो प्लस जितने भी सिविल सर्वेंट हो गए, वो सब लोग उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे। और इन दोनों के बीच में कुछ भी इश्यू होगा, या इंडिविजुअल को वर्किंग में भी कुछ भी इश्यू होगा, तो इन सब एम्पायर कौन है? जुडिशरी। कुछ भी इश्यू होगा जुडिशरी के पास चले जाओ। जो 5G वाला केस जो था, अभी लॉ तो बना नहीं है, बट चांसेस है कि हो रहा है, पीएम मतलब ट्रायल शुरू हो गए हैं, तो
जूही चावला को लगा कि ये गलत हो रहा है, तो जूही चावला सीधे जुडिशरी के पास चले गए। लेजिस्लेचर के पास जाते तो बोलते कि बेटा हमने कभी कुछ बनाया ही नहीं है, और एग्जीक्यूटिव ऐसे बोल देंगे कि हमारी नजर में तो ये सही है, आप सिर्फ एक लेटर रख के रिकमेंड कर सकते हो, इनके ऊपर है माने या नहीं माने, बिकॉज ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, बिकॉज यू हैव एन एजेंडा, सो आप उस चीज को कर ले। सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट किसी के भी हो सकते हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, सिटीजन्स के, और इनके आपस के भी हो सकते हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव भी एक दूसरे पे बोल सकते हैं कि नहीं इन्होंने ठीक नहीं किया। जज खुद से भी अखबार पढ़ के खुद भी केस उठा सकते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये व्हीकल्स हैं, और व्हीकल्स को ड्राइविंग खुद नहीं होते, टेस्ला है नहीं कि खुद से ड्राइव करेंगे, इनको ड्राइव करने के लिए हमारे पास में लीडर्स होते हैं। और लीडर होते हैं तो देखो, लोकसभा का अलग सिस्टम होता है पार्लियामेंट में, राज्यसभा का अलग है, पीएम अलग है, यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी अलग है, जुडिशरी में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत डिले होते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग लोग चीजें कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। तो लोग क्या बोलते हैं, क्या ऐसा कर दें क्या, एक ही इंसान के पास में पावर दे देते हैं, ठीक है, तो अच्छा नहीं होगा, जल्दी जल्दी डिसीजन होंगे। क्या लगता है बताओ? सर इंस्टीट्यूशन। अगर जल्दी जल्दी डिसीजन होंगे तो जरूरी नहीं है कि सही डिसीजन हो। अच्छा, जल्दी जल्दी डिसीजन, तुम दोबारा रिपीट करना। सर अगर जल्दी डिसीजंस लिए जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि सही लिए जाएं। एक इंसान के पास में पावर होगी तो ये भी तो होगा कि डिसीजन जो है अच्छे से भी तो लिए जाएंगे। सारी पावर जैसे हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को दे देते हैं और वो लोग फिर कर लेते हैं डिसाइड, अभी बीच में कुछ कुछ होता रहता है ना। बताओ, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है वर्ल्ड में, हो क्या चुका है, हिस्ट्री रही है किंग्स की। जितने भी किंग्स थे उनके पास में इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे, इंस्टीट्यूशन खुद खुद ही एक किंग है, किंग ही सब कुछ होता है। और हम लीडर भी देखे थे, हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन भी देखा था। उन सब लीडर्स के बाद में जब भी ये पावर कंसेंट्रेट हो जाती है तो वो अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन जब डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर सकते हैं तो देयर कैन बी डिलेज, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि डिलेज आर बैड। डिलेज आर गुड एज कंपेयर टू अ डेस्पोटिक लीडर। अगर कोई फ्लाईओवर बन रहा है हमारे इंडिया में तो बहुत धीरे धीरे बन रहा है, हो सकता है 2-3 साल में बने, ठीक है, पर वो बनेगा तो फिर ऐसे बनेगा कि सब लोगों का कॉमन ग्राउंड आएगा, जिसका घर बीच में आ रहा है उसको भी पैसे मिलेंगे, और जिसके लिए फ्लाईओवर बन रहा है उनसे भी पूछ के हो सकता है उसमें कुछ चेंज होंगे। बट अगर वो उसको अनडेमोक्रेटिक लीडर बनाएगा तो जिसका घर जा रहा है उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे, हो सकता है वो रास्ता अपने हिसाब से बन जाए, पब्लिक के लिए नहीं बने, खुद के फायदे के लिए बन जाए, सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए। तो इसकी वजह से जो होता है ना, बैड डिसीजन जो होते हैं वो हम जल्दी में ले सकते हैं। हमेशा बोलते हैं ना, मैं भी तो बोलता हूँ एमसीक्यू जब तुम करते हो तो बहुत जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से कर लो, डिले तुम अफोर्ड कर सकते हो, बट इनकरेक्ट चीज जो है, रॉन्ग नेगेटिव, ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ऐसे डेमोक्रेसी के अंदर करते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है, अब देख लेते हैं पार्लियामेंट कैसे काम करती है। पार्लियामेंट कैसे काम करती है, पार्लियामेंट के पास में बिल्स आते हैं, जैसे अच्छा ये क्वेश्चन किसी और ने पूछा था एनटी वाली क्लास में, पहले बिल आता है, बिल जब पास होता है ना तो उसको एक्ट बोलते हैं। पहले बिल आता है, जब ये पास हो जाता है हम इसको बोलते हैं एक्ट। पूरे प्रोसेस में पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है, पार्लियामेंट फिर प्रेसिडेंट के साइन, और फिर प्रेसिडेंट के साइन के बाद में एक्ट बन जाता है। तो पार्लियामेंट को जैसे मैं बता रहा था तुम्हें, पार्लियामेंट को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेट करना जो होता है, लेजिस्लेट, लेजिस्लेट वर्ड का मतलब है लॉ बनाना। जैसे ये लोग पास करते हैं तब कोई चीज जो है यहाँ पे लॉ बनती है इंडिया के अंदर। और पार्लियामेंट जो होता है ना वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। स्टेट लेवल पे हम इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा।
और पार्लियामेंट वाले को क्या बोलते हैं, संसद वाले को राज्यसभा और लोकसभा। हमने कॉपी कहाँ से किया है कि 2 हाउस होंगे, कौन सी कंट्री से कॉपी किया है? सर ब्रिटेन। यस, ब्रिटेन के अंदर है बाई कैमरल लेजिस्लेशन, बाई कैमरल यानी 2 पार्ट। और दूसरी चीज, मेरी राइटिंग थोड़ी डॉक्टर जैसी हो गई है बिकॉज मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेरे पास पेन नहीं है, मैं माउस से टाइप कर। बाई कैमरल और वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ये जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है और बाई कैमरल मॉडल है सेम है, ये हमने कॉपी किया है ब्रिटेन से। 2 हाउस होंगे। ब्रिटेन में कौन कौन से 2 हाउस होते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, कॉमन उसी से पता चल रहा है, हाउस ऑफ कॉमन है तो कॉमन लोगों का कौन सा होगा? लोकसभा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन होंगे? राज्यसभा। अच्छा, दूसरी चीज। एक्सक्यूज मी सर, यस, भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट है इसमें, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है इसमें, तो जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा को ज्यादा पावर होती है, तो वहाँ पे भी इसी तरह होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को ज्यादा पावर होती है। हाँ हाँ, होती है वहाँ पे। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स है ना, उसमें सीनियर लोगों को बिठा देते हैं, थोड़े जो बूढ़े लोग होते हैं। हमारे पास भी वैसे होता ही है, क्योंकि तुम देखो एज में भी डिफरेंस है राज्यसभा की एंट्री में। और वैसे भी वो लोग जो होते हैं रिटायर्ड लोग होते हैं, जो इलेक्शन फाइट नहीं कर रहे होते हैं, वो राज्यसभा से जाते हैं। वैसा वहाँ पे भी डिफरेंस है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन और लोकसभा जो है, मनी बिल जो होते हैं, मनी के इश्यूज पे लोकसभा के पास में ज्यादा पावर होती है राज्यसभा। बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है राज्यसभा लोकसभा। अच्छा, पार्लियामेंट जो होती है लॉ बनाती है तो इसलिए उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। हर कंट्री के पास में अलग अलग लॉ होते हैं। लेजिस्लेचर में लॉ बनाना भी आता है, चेंज करना भी आता है, अबॉलिश करना भी आता है, मतलब लॉ से रिलेटेड जो भी काम हो यहाँ पे होगा। और ये देखो काम कैसे करते हैं लोग, एक चीज देखना है, अच्छा कंसेप्ट है। कंट्रोल की बात आती है कि पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे करते हैं। ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट पे कंट्रोल ही नहीं है। तो होता ये है कि ये 2 हाउस हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कंसेप्ट समझ लेना, फिर हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो रिलेट करना। सबसे पहले इलेक्शन होता है कॉमन इलेक्शंस, आम इलेक्शन भी बोलते हैं उनको। तो अभी जैसे 2019 में हुए थे, तो जब एनडीए को मेजोरिटी मिली अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, तो इलेक्शन हुए तो बीजेपी को मेजोरिटी मिली, एनडीए को। ठीक है, तो एनडीए अभी गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, यहाँ पे बन जाएंगे पीएम और बाकी मिनिस्टर्स। अब ये जो गवर्नमेंट है कब तक चाहिए, कब तक रहती है? 5 साल तक। ठीक है, ये सबको पता है, 5 साल का रिचार्ज हो गया, ये लोग रह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 5 साल परमानेंट हो गए, बीच में भी इनको हटा देते हैं। बीच में कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा के अंदर जो इनको मेजोरिटी मिली थी, तो दूसरी पार्टी ये प्रूव कर दे कि इनकी मेजोरिटी खत्म हो गई है। सो इनकी अगर मेजोरिटी खत्म हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं उसको, एनसीएम, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर ये सिलेबस के पार्ट नहीं है इतने ज्यादा, बट थोड़ा कंसेप्ट समझ लो। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मेजोरिटी नहीं है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के पास में, सो उनको फिर जाना पड़ता है, उनको हटना पड़ता है। तो कॉन्स्टेंटली ये लोग जो है, इनकी पावर कहाँ से आ रही है? लोकसभा से। लोकसभा के अंदर जब तक ये लोग मेजोरिटी में है तब तक ऐसा रहेंगे। अच्छा, ऐसा हुआ है कि लोग हटे हैं? बताओ, सुना है कभी कोई पीएम जो है वो हट गया हो? सुना है? नो सर। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है? अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 3 बार रहे थे। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, और एक बार पूरे टाइम के लिए। लोग यूट्यूब, अगर कोई फैन है तो यूट्यूब पे उनकी स्पीच भी सुनी होगी। उनकी जो भी फेमस स्पीच है, सुनना कभी, अच्छी स्पीच है वो, तभी दिया उन्होंने जब उनकी पास में मेजोरिटी खत्म हो जाती। तो फिर जो वो रिजाइन करते थे,
क्योंकि कोalition होता था, एक पार्टी के पास तो मेजोरिटी नहीं है, ऐसा होता था ना पहले। अभी तो एनडीए के पास फुल मेजोरिटी है, पहले किसी के पास फिक्स मेजोरिटी नहीं होती। जैसे वीपी सिंह वाली गवर्नमेंट थी तो जनता दल, तो ये लोग अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप थे, तो वो लोग हट जाते थे, नहीं हम तो हट रहे हैं, हम दूसरी पार्टी के साथ जाके अलग से गवर्नमेंट बनाएंगे, ये होता था। मेजोरिटी लोकसभा में चाहिए, तो ये जो है कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट ऐसे। अच्छा, पीएम कौन से हाउस से हो सकता है? लोकसभा से होना चाहिए, राज्यसभा से होता है? लोकसभा से होना चाहिए। और कोई कुछ? मनमोहन सिंह कहाँ से थे? बताओ। मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप लोकसभा से ही हो, राज्यसभा से ही हो, ठीक है? आप किसी भी हाउस से हो सकते। यस। सर अगर कोई पीएम बनना चाहता है और जिसने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं लड़े तब भी वो मतलब कोई अगर पार्टी उसको सपोर्ट करे तो भी बन सकता है? विद इन 6 मंथ है, आपको आना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। तो इलेक्शन करा लेते हैं कुछ लोग, अपनी वो जो वैकेंट कर देते हैं कि सर आप मेरी वाली सीट से आ जाओ, यहाँ से इलेक्शन फाइंड आउट कर लो। वो जो इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शंस को बोलते हैं बाय इलेक्शन। किसी की डेथ हो जाती है या कोई रिजाइन कर देता है तो ऐसे कर लेते हैं कि सर आप, जैसे राजीव गांधी जब पीएम बने थे, इंदिरा गांधी की इंस्टेंट जो मर्डर के बाद में, अब राजीव गांधी को ऐसे बोल दिया था सर आप लोकसभा से आ जाओ। उनके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, राज्यसभा से चले जाओ। राज्यसभा में स्टेट नॉमिनेट करते हैं, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है हरियाणा में, तो हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर गए हुए हैं, बीजेपी बहुत इजीली उस मेंबर से रिजाइन दिलवा के फ्रेश अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बनवाना है तो उनको वहां से पोस्ट दिलवा सकते हैं। ये दोनों प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो सकते हैं, ठीक है? ये फिक्स नहीं है लोकसभा या राज्यसभा से। दूसरी चीज में जो मैं मनी बता रहा था, मनी का जो कंट्रोल है, पब्लिक मनी, उसको सबको कंट्रोल कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास में जैसे पूरा बही खाता होता है ना, पूरा अकाउंट की स्टेटमेंट जाती है और रिपोर्ट पब्लिश होती है पार्लियामेंट में, कितना खर्चा किया, कहाँ किया, प्लस कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी करना होता है तो पार्लियामेंट से पूछना पड़ता है। बजट तुम लोगों ने सुना होगा, बजट जो है ना, बजट कौन से हाउस में जाता है? बजट जो है लोकसभा में जाता है सबसे पहले, राज्यसभा में। उल्टा भी हो सकता है, बट इम्पोर्टेंस जो है ना वो लोकसभा को मिलती है, बिकॉज लोकसभा वोट करती है, राज्यसभा वोट नहीं करती है। लोकसभा को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, तो लोकसभा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि लोकसभा मनी मैटर पे भी कंट्रोल करती है, ओवरऑल पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल, ठीक है? रिज्वाइन कर लो मीटिंग को, देन विल कंटिन्यू दिस हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट।